मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो सारी डायमेंशंस तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी लड़ी है जो आप सबको याद रहनी चाहिए कि भाई ये सारी डायमेंशंस मुझे याद है, इससे मैं सारी बना लूंगा। और वो क्या है? जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। और नीट सेंचुरी में लेकर आया हूं मैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल एक नहीं बल्कि दो सवाल आ रहे हैं। यानी कि एक सवाल यूनिट और डायमेंशंस में से कहीं से एक बनेगा, यानी कि सवाल दिखाई देगा फलाने की यूनिट क्या है, फलाने की डायमेंशंस क्या है। ये एक सवाल आप देखिए हर साल पिछले 4-5 साल से देखने को मिलेगा। और एक सवाल आपको एरर से जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इस चैप्टर में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी है, क्योंकि वहां से भी एक सवाल हर साल आ रहा है। साधारणतः बच्चे दूसरे सारे चैप्टर्स की तैयारी में लगे रहते हैं और आप देखें कि इतना आसान यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सवाल आता है या एरर का सवाल आता है, वो गलत कराते हैं। तो नीट एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो आसान सवाल है पहले उनकी तैयारी जरूर कर ले। तो अभी इन आने वाले 15-20 मिनट में पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको आने वाले 15-20 मिनट में पूरी तैयारी करा दूं यूनिट्स, डायमेंशन और एरर्स के उन दो सवालों की जो इस बार नीट में आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं बात शुरू करूंगा यूनिट्स से। भाई यूनिट्स तो आपको पता ही है क्या होता है। स्टैंडर्ड अमाउंट है, आर्बिट्रेरी होती है और आर्बिट्रेरीली चूजन होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, सब बातें आपको पता है। लेकिन यहां पर सवाल कहां से बनता है? सवाल बनता है यूनिट निकालने से। और यूनिट निकालने को लेकर 3 रूल्स हैं। पहले 2 रूल्स तो हम जनरली जानते हैं, लेकिन जो तीसरा रूल है एक्सपोनेंट रूल, उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। तो फटाफट से तीनों रूल बता रहा हूं। पहला रूल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सबने सुना होगा। क्या कहता है? कि हमेशा ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं या ऐड हो सकती हैं जिनकी यूनिट सेम हो। पहले तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ते हैं कि भाई जिनकी यूनिट सेम हो, अब असर्शन में आ गया, जिनकी यूनिट सेम है वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और आपने इसे ट्रू कर दिया। ये गलत बात है। जैसे कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट सेम है लेकिन फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटीज अलग है। जैसे उसका एग्जांपल है वर्क और टॉर्क, दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर है। तो क्या आप उन दोनों को जोड़ देंगे? नहीं। अरे वर्क तो स्केलर है, टॉर्क तो वेक्टर है, वो तो कैसे भी नहीं जुड़ सकती। वर्क डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो पहले तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को करेक्ट कर ले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा कभी नहीं कहता कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनकी यूनिट या डायमेंशन सेम हो। बल्कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यह कहता है कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो फिजिकल क्वांटिटी ही सेम हो। यानी कि वर्क में वर्क ही जोड़ा जा सकता है, वर्क में से वर्क को ही माइनस किया जा सकता है। और इसके आगे क्या कहता है? इसके आगे कहता है कि जो निकल के आने वाला रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आएगा, वो भी इन्हीं की बिरादरी का होगा। यानी कि वो भी यही होगा। यानी कि वर्क में वर्क को जोड़ोगे तो वर्क ही मिलेगा, टॉर्क में टॉर्क को जोड़ोगे तो टॉर्क ही मिलेगा, लेंथ में लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आई? यानी कि 3 मीटर में 2 मीटर जोड़ोगे तो 5 मीटर ही प्राप्त होगा। 3 सेकंड में से 2 सेकंड को माइनस करोगे तो 1 सेकंड ही प्राप्त होगा। ये भी तो टाइम है। हाँ भाई बताओ। लेकिन क्या मैं 3 मीटर में 2 सेकंड को जोड़ सकता हूं? तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। तो ये छोटी सी बात हमें किसने बताई? ये हमें बताई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। होता असल में ये है कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रहे होते हैं या 11th क्लास में हमारा भोला बाला सज्जन मास्टर हमें पढ़ा रहा होता है, हम बहुत लाइटली लेते हैं। अरे ये क्या बात बता रहे हो हमें? अभी मैं एक सवाल कराऊंगा और वो बड़ा स्टैंडर्ड पौराणिक सवाल है, आप देखेंगे, और बहुत से एग्जाम्स में आया है। लेकिन उस सवाल को वही बना पाएगा जिसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की फीलिंग है। तो अभी मेरे साथ आप इतना सीख लीजिए कि ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटीज, 3 फिजिकल क्वांटिटीज या कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जो फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो, और उनका रिजल्ट भी वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो यह हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। जो दूसरा रूल है वो है प्रोडक्ट या डिवीजन रूल। इनका क्या कहना है? जिनको चाहे मल्टीप्लाई कर लो, जिनको चाहे डिवाइड कर लो। यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज का एक जैसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि यहां पर यह बात भी मैं जोड़ूंगा कि एक जैसी हो भी सकती हैं। भाई वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बनाएंगे ना? बताइए भाई, परमिटिविटी को परमिटिविटी से डिवाइड करके हम रिलेटिव परमिटिविटी बनाएंगे ना? तो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज का डिवाइड या मल्टीप्लाई होना कहीं मना नहीं है। लेंथ को लेंथ से कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, सर प्रोडक्ट या डिवीजन रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड उन्हीं का हो सकता है जो अलग अलग हो। धत तेरी की, ऐसा नहीं करना भाई। ये कहना ये चाहिए कि डिवाइड या मल्टीप्लाई आप एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को भी कर सकते हैं और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को भी कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक छोटी सी बात है जो याद रखनी है। वो क्या है कि आप जब कहते हैं ना किन्हीं भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, वहां वेक्टर डिवीजन भी आ जाता है।
अब देखिए वेक्टर डिवीजन डिफाइंड नहीं है, नेचर में कहीं पर भी हमें दो वेक्टर डिवाइड होते नहीं दिखाई दिए, या फिर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी से कभी हमारा पाला नहीं पड़ा जो फिजिकल क्वांटिटीज दो वेक्टर्स को डिवाइड करके आई हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे में जब आप बोले ना प्रोडक्ट या डिवीजन रूल, तो एक छोटी सी बात, एक थोड़ा साथ में ये बात ध्यान रखें कि भाई कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो एक जैसी हो या अलग अलग हो, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन वेक्टर्स कभी डिवाइड नहीं होते। तो ब्रैकेट में लिख देना चाहिए एक्सेप्ट वेक्टर डिवीजन, ये बात ध्यान रखनी है। और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई या 2 3 4 जितने भी लोग हैं उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी आती है, मतलब वेलोसिटी आती है। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात तो यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी आती है। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी भैया? मीटर। टाइम की क्या थी? सेकंड। अब ये एक नई क्वांटिटी बनी है वेलोसिटी, जो ना डिस्प्लेसमेंट है ना टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी आई है। कहता है प्रोडक्ट या डिवीजन रूल कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, तो उसकी वही यूनिट होगी जो उन मल्टीप्लाई या डिवाइड की गई फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को उन्हीं ऑर्डर में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगा। ऑर्डर में मतलब 4 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो उसकी यूनिट को भी 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 बार टाइम से डिवाइड किया तो उसकी यूनिट को भी 5 बार डिवाइड करो, और ये सब करने के बाद जो यूनिट बनेगी वही इस नई क्वांटिटी की यूनिट होगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो भैया वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत पुराना रूल है, बहुत पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर 9th क्लास में सब लोग सीख जाते हैं। तो ये दूसरा रूल है जो हमें पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, जिसका नाम है प्रोडक्ट या डिवीजन रूल। अभी तक जो 2 रूल बताए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और प्रोडक्ट या डिवीजन रूल, मैंने साथ के साथ, देखिए आप कहेंगे सर ये तो पुरानी बात आप सिखा रहे हैं, मैंने दोनों में कुछ विशेष बातें भी बताई जहां पर हम गलती करते हैं। अब यहां पर ये जो तीसरा रूल है एक्सपोनेंट रूल, ये हम मिस कर देते हैं, अधिकतर बच्चे इसे मिस कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। अब जिस सवाल पे मैं आपको लेके जाने वाला हूं, ये वो सवाल है देखिए जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, जहां मुझे आपको लेके जाना है। तो लेकिन मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि एक्सपोनेंट या पावर रूल क्या है। एक्सपोनेंट या पावर रूल ये कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जब कोई पावर में होता है तो हमेशा नंबर होता है। देखिए पावर इज ऑलवेज अ नंबर, और नंबर होगा तो यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है c⁻dt, ध्यान दीजिएगा, उसमें मेरे से कोई बोले कि dt क्या है, या dt नहीं लिखते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं डिफरेंशियल एलिमेंट ना सोचने लग जाए। मैं यहां लिख देता हूं gt, ये लीजिए। अब c⁻gt को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो gt है ये पूरा यूनिटलेस होना चाहिए। अब बताएं भला ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस कैसे होगा? g को होना पड़ेगा सेकंड इनवर्स, g भैया को क्या होना पड़ेगा? सेकंड इनवर्स, और टाइम को होना पड़ेगा सेकंड। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सेकंड इनवर्स इंटू सेकंड, तभी तो ये पूरा ऊपर का जो माला है, ऊपर ये जो रखा है, ये पूरा का पूरा यूनिटलेस होगा। तो बहुत से सवाल यूनिट्स में एक्सपोनेंट रूल से भी बनते हैं, जहां आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट या पावर में जो भी आएगा वो हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। जैसे अगर डायमेंशन की बात करें, अभी मैं डायमेंशन बताऊंगा, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले जी की यूनिट क्या होगी, तो मैं बोलूंगा भाई साहब सेकंड इनवर्स होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से मुझे कोई बोले कि a⁻bx है भाई साहब, अब बताइए b की यूनिट क्या है, और यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि x अगर मीटर है तो b क्या होगा भैया? मीटर इनवर्स। क्या होगा? मीटर इनवर्स। अब ये मीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर होके क्या हो जाएगा? यूनिटलेस हो जाएगा। तो कहने, अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, सर बी तो यूनिटलेस होगा, आपने तो कहा था पावर यूनिटलेस होती है। दादा पूरी पावर यूनिटलेस होती है, यानी कि बी और एक्स का पूरा मल्टीप्लीकेशन यूनिटलेस होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? अब मैंने आपको तीनों रूल बता दिए हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, तीनों में किन बातों का ध्यान रखना है वो बताया है। अब मैं इसको एक जगह और समझाना चाहूंगा। नीट एस्पिरेंट्स आरसी सर्किट भी पढ़ते हैं जब 12th क्लास में पढ़ते हैं, और जब आरसी सर्किट पढ़ते हैं तो वहां पर वो करंट का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, I = V/R, E = -T/RC। सब लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन सब के लिए 2 मिनट का मौन, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो ये फॉर्मूला सब लोगों ने देखा होगा। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला मसाला है ये पूरा का पूरा यूनिटलेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा का पूरा यूनिटलेस होना चाहिए। और अगर ये पूरा का पूरा यूनिटलेस होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि जो यूनिट टी की है, टी की यूनिट क्या है भाया? सेकंड है ना। टी कौन है यहां पर? टाइम।
तो टाइम की यूनिट कौन होगी? सेकंड। तो अगर टी की यूनिट सेकंड है यारा, तो ये नीचे वाला जो पूरा है आरसी, इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेकंड। कैसे किया आप बताइए? अरे भाई देखिए, ऊपर ये माइनस तो ठीक है, पावर कैन बी नेगेटिव, माइनस से अपने को कोई बैर नहीं है, अपने को बैर है टी अपॉन आरसी से। हमारा कहना है भाई टी अपॉन आरसी, तुम टिल्ले पे चढ़ के बैठे हो, यानी कि पावर में चढ़ के बैठे हो, तुमको एक नंबर होना पड़ेगा, और नंबर हमेशा यूनिटलेस या डायमेंशनलेस होता है। तो टी अपॉन आरसी में टी और आरसी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप सोचिए क्या होगा? टी की यूनिट वही होनी चाहिए जो आरसी की यूनिट होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह ये एक एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि एक्सपोनेंट या पावर रूल हमारी कैसे मदद करेगा। आइए अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जिसके लिए हमने ये सारी तैयारी की। अब ये जो सवाल है वो आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में आया। और अब इस सवाल को जब करते हैं ना, तो होता यह है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बल्कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है सवाल को अगर मैं आरटी की पावर कुछ कर दूं तो। खैर, लेकिन अभी एक बात बताएं, जैसे यहां पे पूछा जाता है ए और बी की क्या यूनिट्स होगी, यही पूछा जाता है। तो अब इसे देखते ही क्या समझ में आ रहा है कि भाई वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है। अब जो वॉल्यूम में से माइनस हो रहा है उसे वॉल्यूम ही होना पड़ेगा ना भाई। एक बात समझिए, इसे देख के क्या समझ में आता है कि वॉल्यूम में से कौन माइनस हो रहा है? बी। तो वॉल्यूम में से अगर कोई माइनस हो रहा है तो उसे वॉल्यूम ही होना पड़ेगा, यानी कि बी असल में कौन है? एक वॉल्यूम। और अगर एक वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब है? उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है यारा मीटर क्यूब। ये तो बहुत आसान बात हो गई। अब यहां पर देखें, प्रेशर में कुछ प्लस हो रहा है। प्रेशर में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो जो प्लस हो रहा है उसे प्रेशर ही होना पड़ेगा ना भाई, तभी तो ऐड हो पाए। यही तो पड़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। कहिए तो क्या कहेंगे? प्रेशर में अगर कुछ प्लस हो रहा है तो जो यूनिट प्रेशर की है वही यूनिट किसकी होगी? ए अपॉन वी स्क्वायर की। कहिए तो, बल्कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए, एग्जाम में तो इतना लिखने विखने का समय नहीं होता, मुझे यहां लिखना चाहिए कि यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या आपको बात समझ में आई? तो यूनिट ऑफ ए कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई? यूनिट ऑफ ए हो जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ वी स्क्वायर। बड़ा पौराणिक सवाल है, देखा होगा आपने कई जगहों पर, लेकिन आप देखो इस पूरे सवाल को करने में लग कौन रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिवीजन। अब देखिए ये तो बहुत आसान हो गया है ना, तुरंत हो जाएगा। ये प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? पास्कल, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, और उसके स्क्वायर की हो जाएगी मीटर की पावर 6, या पास्कल को लिख दीजिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी, और इससे काटी काटी करके क्या बचेगा? न्यूटन मीटर की पावर 4। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, खासकर एक्सपोनेंट रूल, ये जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सवाल में ये तीनों रूल लग जाए। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा डायमेंशंस की, क्योंकि देखो एक तरह का सवाल तो कहां से आने की चांसेस है? यूनिट निकालने वाले जो है, मतलब रूल्स लगाकर, लेकिन एक जो है सवाल आने का चांस डायमेंशन से रहता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो सारे डायमेंशंस तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी लड़ी है जो आप सबको याद रहनी चाहिए कि भाई ये सारी डायमेंशंस मुझे याद है, इससे मैं सारी बना लूंगा। और वो क्या है? वो ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, यहां से आप याद रखेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 1। ये तो पता है सबको। क्यों भाई? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन की डायमेंशन याद रखनी है, एक बार और टाइम से डिवाइड, एल टी माइनस 2। बहुत अच्छा, ये तीन काइनेमेटिक्स की मेजर डायमेंशंस हो गई, ये तो हमेशा याद होनी चाहिए। अब वेलोसिटी से बनाऊंगा मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो बस इसमें एक m और जुड़ जाएगा, तो mlt माइनस 1, ये याद रख सकते हैं। अच्छा, मोमेंटम याद रखने में फायदा क्या है? जो मोमेंटम की डायमेंशन होगी वही चेंज इन मोमेंटम की होगी और वही इंपल्स की होगी, तो तीनों चटक गए यहीं पर। बोलो भाई। और एक्सीलरेशन में अगर मास की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? फोर्स। तो फोर्स याद रखना है mlt माइनस 2। बस इसके बाद फोर्स से मैं दो चीजें बनाऊंगा, एक तो मैं यहां पर बनाऊंगा वर्क, और जो वर्क की डायमेंशन है वही टॉर्क की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसमें एक किसकी? डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। भाई साइन थीटा कॉस थीटा इनकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं, क्योंकि ये कौन होते हैं? रेशियोज होते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा भी करूंगा अगर वर्क में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो फोर्स की हो जाएगी क्या? एम एल टी माइनस 2, एल की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और यहां पर अगर आप चाहो तो पावर की भी याद कर सकते हो, वर्क अपॉन टाइम, तो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। बस। अच्छा, वर्क याद करने में फायदा क्या है? उससे सारी एनर्जी आ गई। कौन आ गई? सारी एनर्जी। वर्क याद करने में यह फायदा है कि उसमें सारी की सारी एनर्जी इंक्लूड हो गई। कहने का मतलब क्या है कि आप केवल इतनी डायमेंशन याद कीजिए, एल, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, फिर फोर्स क्या हो गया? एम एल टी माइनस 2, मोमेंटम क्या हो गया? एम एल टी माइनस 1, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये सबसे ज्यादा काम आता है भाई,
मतलब ये समझिए सबसे ज्यादा काम आने वाले तो ये दो लोग हैं, फोर्स और वर्क। तो मेरा क्या कहना है, एग्जाम में जो हम गड़बड़ करते हैं ना, वो हमेशा इन्हीं दोनों को पुट करने में कर देते हैं। तो इन्हें पुट करने में गड़बड़ नहीं करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। फिर बाकी सारी डायमेंशंस के लिए यार काम करेंगे आपके फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में रखकर डायमेंशन निकालना हमें आना चाहिए। एक सवाल डायमेंशन का पिछले 3-4 साल से आ रहा है, ये बेसिक डायमेंशन आप याद कर लेंगे और फॉर्मूले में इन सबको यूज करेंगे तो आपका काम बनेगा। तो अभी तक मैंने आपसे दो बातें की, एक यूनिट निकालने के रूल्स क्या हैं, वो जरूरी थे, और वहीं अच्छा यूनिट निकालने के रूल्स तो डायमेंशन निकालने में भी लगेंगे ना। जो रूल्स यूनिट्स फॉलो करती हैं वही तीनों रूल कौन भी फॉलो करती है, डायमेंशंस। और फिर मैंने आपको सिखाए बेसिक डायमेंशंस जो आपको याद रखने हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है यूनिट कन्वर्जन। इसके भी सवाल आते हैं। एक इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो नीट में पूछा भी गया है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो है यूनिट कन्वर्जन क्या है। एक बात आप सबने पढ़ी होगी, N1U1 बराबर N2U2, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, यानी कि यूनिट जितनी बड़ी होती चली जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है। इस पर भी जैसे आप एग्जैक्टली केवल ये वाली जो बात है ना, इस पर भी नीट में एक सवाल आया हुआ है। तो यूनिट कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम है, तो आपको सीखना क्या है कि भाई आपकी जो यूनिट है वो 1000 टाइम्स क्या हो गई, छोटी। तो आप देखिए आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, 1000 टाइम्स बड़ी। यानी कि यूनिट जब जितने गुना छोटी हो जाएगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतने गुना बड़ी हो जाएगी। अब इस बात का फायदा उठाना है। हम यूनिट कन्वर्जन में ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं। मैं एक छोटा सा यूनिट कन्वर्जन करके दिखा रहा हूं। 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। असल में जो 1 मीटर स्क्वायर होता है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है, यानी कि उसमें 2 बार सेंटीमीटर बन रहे होते हैं, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। ये तो सबको पता होगा। हाँ जी, तो ये 10⁻² का स्क्वायर हो गया ना। कहने का मतलब क्या है कि जो कन्वर्टर है, ये जो कन्वर्टिंग फैक्टर है, उसका स्क्वायर हो गया क्योंकि यूनिट का स्क्वायर हुआ था। इससे क्या समझ में आया कि जो कन्वर्ट करने वाला फैक्टर है उसकी उतनी ही पावर हो जाती है जितनी यूनिट की पावर इंक्लूडेड थी। तो ये बेसिक इतना यूनिट कन्वर्जन हमें इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट्स हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स तो हम यूनिट में ही कर देते हैं, बहुत सारे आंसर तो हमारे यूनिट से ही गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये बेसिक इतनी बात सबको पता होनी चाहिए। और अगर ये बात मैं बहुत देर नहीं बता पाया हूं तो इसे आप अपनी किताब से, अपने नोट से, अपने टीचर से जरूर पढ़ ले। देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो से सब कुछ नहीं होने वाला, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो तो आपको सिर्फ ये ध्यान दिलाने के लिए है कि यहां से सवाल आने वाले हैं और उसके लिए आपको ये आना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि आपको इसी वीडियो के दौरान अच्छा खासा सिखा दूं। अब चलते हैं आगे। अब ये एक यूनिट का ऐसा सवाल है, या इस तरह के बहुत सारे सवाल आप देखते होंगे। अक्सर ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जिसमें वो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स को चेंज कर देते हैं। जैसे जब आप एसआई सिस्टम में न्यूटन निकालने जाएंगे, फोर्स निकालने जाएंगे, तो मास की यूनिट क्या लेंगे, केजी, लेंथ की क्या लेंगे, मीटर, टाइम की क्या लेंगे, सेकंड। लेकिन ये सवाल है, देखिए जरा इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ये नीट में आया हुआ, ये पुराने किसी नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। क्या किया उसने, लेंथ की यूनिट 1 मीटर की जगह क्या कर दी, 10 सेंटीमीटर, मास की 1 kg की जगह क्या कर दी, 10 ग्राम, और टाइम की जगह क्या कर दी, 0.1 सेकेंड। देख पा रहे हैं आप। द यूनिट फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, पहले तो बताएं फोर्स की यूनिट निकालने के लिए आपको ना फोर्स की डायमेंशन का आइडिया होना बहुत जरूरी है। और फोर्स की डायमेंशन आपने याद कर रखी है, ma से मास इंटू एक्सेलरेशन से। यानी कि उसमें मास की पावर 1 आएगी, लेंथ की पावर 1 आएगी, टाइम नीचे आएगा 2 पावर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की जो यूनिट आ रही है वो आएगी इनके हिसाब से। मास की जगह कौन आ जाएगा, 10 ग्राम, लेंथ की जगह आएगा भाई 10 सेंटीमीटर, और भाई नीचे टाइम की जगह आ जाएगा 0.1 सेकेंड का स्क्वायर। देखिए अब वो कह रहा है न्यूटन में बताओ ये किसके बराबर है। अब बस इसको न्यूटन में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो इस ग्राम का कुछ करना पड़ेगा, सेंटीमीटर का कुछ करना पड़ेगा। आइए जरा देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो ये 10-10 को बाहर कर लो आप, तो ये 10-10 बाहर आ गया 100, और ये नीचे कौन है आपको देखिए 0.1 स्क्वायर है। 0.1 स्क्वायर है तो कितना हो गया, 0.01 हो गया। क्या हो गया, 0.01। सबको समझ में आ रहा है। अब अंदर कौन बचा, आगे कौन बचा यूनिट के नाम पर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं ये कौन होता है, ये आ गई फोर्स की सीजीएस यूनिट। और इसको अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगा भाई, और 10 की पावर 4 बन गया। और ये कौन है, ये है डायन। डायन मतलब डाइन, फोर्स की सीजीएस यूनिट आप जानते हैं। और 1 न्यूटन में 1 लाख डायन होती हैं, मतलब 1 लाख डायन होते हैं। डायन मतलब डाइन होते हैं। हाँ भाई,
तो 10 टू द पावर 5 होते हैं, तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 न्यूटन। सर वाई -5? क्योंकि यूनिट बड़ी हो रही थी तो आपको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? ध्यान रखिए, जब भी यूनिट बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, तो आप 1 लाख से या 10 टू द पावर 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो इट विल बी 10 टू द पावर -1 न्यूटन या कहिए 0.1 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने क्या किया, उसने जो बोला मैंने मास की वही यूनिट ली, लेंथ की वही ली, टाइम की वही ली, और उसके बाद उसको जो निकल के आया, देखिए उसकी स्टैंडर्ड यूनिट यही है। उसका कहना है भाई साहब हमारी तो ये यूनिट है, हम तो मास को इसमें नापते हैं, लेंथ को इसमें नापते हैं, टाइम को इसमें नापते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? फिर उसने कहा ये बताओ ये एक यूनिट जो हमारी नए सिस्टम के हिसाब से है वो कितने न्यूटन के बराबर है। तो इसके आगे मैंने क्या किया, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को बाहर कर लिया, ये डायन बन गया, डायन को मैंने न्यूटन रख दिया। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, तो भी वही 10 टू द पावर -5 का ही फैक्टर आता और आंसर यही आता। तो इस तरह के सवाल भी बड़े प्रचलन में रहते हैं। तो आपकी बुक में आपके पास जो भी कंटेंट है उसमें जितने भी ऐसे सवाल हैं जिनमें फंडामेंटल यूनिट्स बदल के क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे सवाल आप जरूर लगा लें, क्योंकि नीट में ऐसे सवाल भी आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो अभी तक मैं आपसे 3 बातें कर चुका हूं, अब मैं चौथी बात कर रहा हूं और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4-5 मिनट में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता के फिनिश करूंगा। तो आइए देखें, तो हमारे पास एक चीज है टाइम कांस्टेंट्स। देखिए ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जब भी आप नीट के सवाल देखेंगे आप देखेंगे उसमें RCLR यानी कि ये RCL इनका काफी उपयोग रहता है। आपके सामने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिसमें RC लिखा है। अब साधारण बच्चा क्या करेगा, बेचारा R की यूनिट निकालेगा, R की डायमेंशन निकालेगा, फिर C की डायमेंशन निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर पता लगाएगा RC कौन है। जबकि जिसने RC सर्किट पढ़ा है वो ये जानता है कि जो RC है वो टाउ के बराबर है। किसके बराबर है? टाउ के बराबर है। और ये L/R जो है बेटा ये भी किसके बराबर है? ये भी टाउ के बराबर है। ये RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट है और ये RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसकी यूनिट भी क्या होती है? सेकंड। यानी कि जहां कहीं भी आपको RC दिखाई दे समझ जाइए टाइम है, समझ जाइए इसकी यूनिट सेकंड है, समझ जाइए इसकी डायमेंशन T है। जहां कहीं भी आपको L/R दिखाई दे समझ जाइए उसकी यूनिट सेकंड है, समझ जाइए वो टाइम है, समझ जाइए उसकी डायमेंशन T है। तो आप देखिएगा कि कहीं आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें RC या L/R यूज हो रहा है, वहां पर आप खटक से इसका आंसर कर पाएंगे। ऐसे ही एक और चीज है जो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पर भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल सारे एग्जाम्स में आए हैं। होता क्या है कि आपके सामने वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस पूछ लेता है। अब आप भोले भाले सज्जन क्या शुरू हो जाते हैं, पहले म्यू नॉट की डायमेंशन निकालूंगा। वो यही तो चाह रहा है कि आप इसमें उलझें, इसमें उलझना नहीं है। तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपके पास क्या ट्रिक है? तो आपके पास ट्रिक है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। तो आप सब लोगों ने क्या पढ़ा है? पढ़ा है सब लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब आप जैसे ही बोलोगे म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन तो भाई 1/c² की डायमेंशन हो गई कि नहीं हो गई? और 1/c² और c कौन है? स्पीड ऑफ लाइट। तो आप ये समझिए, जब भी देखिए 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो RC और L/R, ये बहुत अच्छे आप देखिएगा ध्यान से, तुरंत आप इसे पहचानेंगे तो टाइम बन जाएगा। और एक म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत सारे सवालों में कॉम्प्लिकेट करने के लिए डाल देता है। साधारण बच्चा तो वैसे ही घबरा जाता है, अरे यार म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ गया। अरे राजा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आने से तो तेरे मजे आ गए। जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाकी बच्चे बहुत सारी देर में करेंगे, वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तो 1/c² के बराबर है, क्योंकि तुझे ये वाला फॉर्मूला याद है। तो ये सब बातें जो मुझे लगता है कि यहां से सवाल आते हैं और ये सब ट्रिक्स जो है वो एग्जामिनर कर देते हैं। अब मैं यहां पर एक आखिरी टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है एरर प्रोपगेशन। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि यूनिट्स, डायमेंशन और एरर में से एक सवाल यहां से आने के भी चांसेस रहते हैं। अभी देखिए, मैंने अभी आपको जितनी देर से पढ़ाया है, कोशिश ये की है कि मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड रहूं। तो जितना भी अभी तक आपको सिखाया, अगर आप इस पूरे को रिवाइज कर लें तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके नीट के पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा। तो एरर प्रोपगेशन का क्या मामला है? एरर प्रोपगेशन में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपको सीधा समझाता हूं। एडिशन में एरर्स ऐड होंगी, मेरे साथ साथ बोल लीजिए। सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होंगी, भले ही जो प्रिंसिपल वैल्यूज है, जो आगे ट्रू वैल्यूज है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक बात है। तो मैं एग्जांपल लेके फटाफट समझाता हूं। 3 + -0.3, 2 + -0.2, दोनों को ऐड करोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, +- 0.5 हो जाएगा। एरर्स क्या हो गई? ऐड। लेकिन 3 + -0.3, 2 + -0.2 को अगर आप माइनस करोगे तो 3 में से 2 तो माइनस होके 1 आ जाएगा, लेकिन एरर्स अभी भी ऐड ही होंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो,
इन दोनों में जो रिलेटिव एरर्स होती है वो ऐड होती है, या कहिए परसेंटेज एरर्स ऐड होती हैं। जो रूल रिलेटिव एरर के लिए वही परसेंटेज एरर के लिए, और जितनी बार जो मल्टीप्लाई होगा उसकी रिलेटिव या परसेंटेज एरर उतनी बार ऐड होगी। अब ये एक सवाल है और एरर प्रोपगेशन का सवाल है, और बड़ा पौराणिक सवाल है, आपने देखा होगा। वो कह देता है भाई एक्स में कितना परसेंटेज एरर होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ए की पावर 2 है, बी की पावर हाफ है, सी की पावर 1/3 है, डी की पावर 3 है। तो क्या कहा कि भाई जिसकी जितनी पावर है उसकी परसेंटेज एरर उतने टाइम्स ऐड हो जाएगी। तो ए की पावर कितनी है 2 टाइम्स कितना, उसका परसेंटेज एरर 1%। क्या सबको समझ में आ रहा है? प्लस बी की पावर कितनी 1/2 और उसका परसेंटेज एरर कितना भाई 2%। कहिए सी की पावर 1/3। सर वो ना डिवीजन में, अरे डिवीजन में है तो क्या हुआ, डिवीजन वाले की रिलेटिव एरर भी ऐड होती है, तो वो उसकी जितनी पावर है उतने टाइम्स ऐड हो जाएगी। तो 1/3 इंटू सी की परसेंटेज एरर कितनी 3%। पक्की बात है। और फिर डी की पावर कितनी 3 और उसकी परसेंटेज एरर कितनी 4%। तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, इससे आसान तो क्या हो सकता है, 2 से 2 काटी हो जाएगा, 3 से 3 काटी हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16%। तो ये 16% इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। अब सोचिए नीट में ये सवाल आ गया, हम इसे छोड़ के आ गए। तो ये जो मैंने आज छोटी बातें की आपसे, इन सब से देखिए नीट एक बहुत आसान सवालों का एग्जाम बन चुका है। और लोगों के मार्क्स इसलिए कम नहीं आ रहे कि उन्हें कंटेंट नहीं आता, इसलिए कम आ रहे क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स कराते हैं, और खासकर वो सवाल गलत करके आ रहे हैं जो आसान थे। तो मेरी इस सीरीज का टारगेट, इस सीरीज में आपको ये सब कराने का इकलौता टारगेट ये है कि मैं आपको वो सारी आसान चीजें तैयार करा दूं जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो कम से कम 20-25 सवाल आप वो आसान वाले भी कराएं, तो आप सिलेक्शन की तरफ पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।